हाँ, तो ये चैप्टर तो हो गया खत्म, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जितना भी उसमें टॉपिक थे सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके पर और हम पढ़ेंगे अब डीसी पांडे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा चैप्टर में कुछ भी समझ में आया हो नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस ये जो क्वेश्चन मैं करूँगा इनको ध्यान सुनना है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू भी हम वापस थ्योरी को सीख सकते हैं। ये उल्टा तरीका है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना तरीका होता है, और मेरा तरीका यही है। मेरे को लगता है कि सीधे रास्ते पर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा टेढ़े चलो। तो न्यूमेरिकल से हम वापस थ्योरी सीख सकते हैं और वही अब हम इसमें करने वाले हैं। देखना क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं एक करके। तो ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने डीसी पांडे से लिया है। इसमें क्या था कि ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हर एक रजिस्टर की वैल्यू आर है, सारे के सारे कैपिटल आर हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे के सारे आर हैं। और हमसे ये पूछा गया है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी ए बी के बीच में, ए से लेकर के बी के बीच में कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कंपटीशन में नहीं आते, बढ़िया कंपटीशन में नहीं आते। छोटे कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे जितने भी कंपटीशन हो गए उन सब में ये क्वेश्चन नहीं आया करते। हाँ, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता है जो हर बुक में आपको मिलेगा, हर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठाओगे उसमें इसके ऊपर बेस्ड कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्री वाला, तो वो सिमेट्री तरह तरह की सिमेट्री बता देंगे आपको, प्लेन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, मतलब वो सिर्फ एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ बेचने का एक तरीका है, मार्केटिंग का एक तरीका है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा वो आता है टाइड की ऐड आती है, उसमें क्या करते हैं एकदम से सफ़ेद को भी और सफ़ेद करके दिखाते हैं। जब तक वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो सिर्फ अट्रैक्शन गेन करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, वो सिर्फ आपको शॉर्टकट लगा के दिखाएंगे कि ये शॉर्टकट से कैसे सॉल्व होता है, सिमेट्री मिट्री आलतू फालतू बताएंगे कहने के लिए कि भाई हम 2-3 स्टेप आपको फालतू बता रहे हैं, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लगता था और 2 मिनट में सोल्व हो गया, 30 सेकंड में सोल्व हो गया। सिर्फ बेचने का तरीका है, कोई काम नहीं आया, कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। हाँ, कॉन्सेप्ट की तरह अगर सीखना चाहे तो सीख लो। वो देखो क्या है वो सिमेट्री। वो सिमेट्री ये होता है कि उससे पर्पस क्या है, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, आप वो तो नहीं बताऊँगी कैस केस में क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊँगा। कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि अगर आप इधर से चलते हो तो इसमें सर्किट आगे एक जैसा बनता है, मतलब फिर भी करना तो पड़ेगा ही हमको, तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, देख लो कैसे सोल्व होगा ये। जब हम यहाँ से चलते हैं तो इसमें सर्किट हमारा सिमेट्रिकली चलता है। ये एक लाइन ऐसी आती है जो सी डी वाली लाइन बन रही है सी से डी के बीच में, जो इस सर्किट को बराबर हिस्सों में बांट देती है। देखो परेशानी क्या है, इस सी डी वाले पॉइंट पर जाकर के ही आई, सी वाले पॉइंट पर जाकर के परेशानी आई। क्यों, उससे पहले ठीक था, यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये और ये सीरीज में है, ये पैरेलल में जा रहा है इन दोनों के, आगे और ये सीरीज में है, ये पैरेलल में जा रहा है, ये भी सब साफ दिख रहा है, ये भी सब साफ दिख रहा है, लेकिन ये सीडी पंगा कर रहा है कि ये सीडी किस में है, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, इसीलिए सोल्व नहीं हो सकता। आप बहुत टाइम लगाओगे, आपको सीरीज पैरेलल इसमें मिलेगा नहीं। आप लगे आधा घंटा क्वेश्चन ले गए, सोल्व नहीं हो रहा है, फिर आप वहाँ जाओगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाओगे, वो आपको 30 सेकंड में सोल्व करके दिखाएंगे और आप लगे वाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। बस इसी के लिए है ये, ठीक। तो सीरीज पैरेलल दरअसल इसमें है भी नहीं, सीरीज पैरेलल आप इसमें ढूंढ नहीं सकते, वो इसमें था नहीं। कौन पंगा कर रहा था, सीडी पंगा कर रहा था। तो अगर सीडी के बारे में थोड़ा हम सोचें, वैसे तो देखो ये वही केस बन गया हमारा, ये बैलेंस्ड मीटर ब्रिज है, सॉरी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आप इन दोनों की रेजिस्टेंस देखो, इस वाले हिस्से को देखो एक साथ, तो ये वाला हिस्सा हमारा किस पे बन रहा है, इसकी रेजिस्टेंस एक आएगी, कुछ भी आएगी, मान लो आर और आर का सीरीज कितना बन गया 2R, और 2R का और R पैरेलल कितना बन जाएगा 3R/2 बन जाएगा, 2R और सॉरी 2R/3 बन जाएगा, 2R का और R का पैरेलल, 2R का ये 2R बनेगा ना सीरीज का, और R का पैरेलल 2R/3 बन जाएगा। तो 2R/3 यहाँ बन गया, 2R/3 यहाँ बन गया, 2R/3 यहाँ बन गया, 2R/3 यहाँ बन गया। तो ये इसका पूरे का एक साथ इससे जो रेशो बनेगा वो इक्वल बन रहा है। तो वहाँ से आपको ये साफ नज़र आ सकता है कि ये चीज़ दरअसल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो ये उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो आपको एक बात मैंने बताई थी कि ए और बी, सी और डी ये वाले पॉइंट हमारे सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। यानी इस सी व इस वाला जो रजिस्टर है हमारे पास, ये इसको मैं नाम यहाँ पे अलग से नाम दे रहा हूँ आर, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज तो बैलेंस हो गया। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो इसमें से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं गया तो ये बेकार है। अगर ये बेकार है तो इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से उठा के ले जाओ, ये गया और ये गया। फिर उसके बाद आपको साफ नज़र आएगा 2R/3 और 2R/3 का सीरीज़ कितना बन गया, 4R/3 ऊपर
और नीचे कितना बनेगा 4r/3 नीचे, क्योंकि वो भी देखो सेम है, 4r/3 ऊपर 4r/3 नीचे, और वापिस वो दोनों किसमें बन गए पैरेलल में। तो 4r/3 और 4r/3 का पैरेलल कितना बन जाएगा 2r/3, 2r/3 इसका आंसर है। ठीक, ये मैंने बताया आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें मैं न्यूमेरिकल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट वापस कवर करूंगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट कवर हुआ कि अगर रेशो सेम होती है तो उसके बाद ये सी और डी वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आते हैं, और सेम पोटेंशियल पे आने की वजह से इसमें से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाता। जब करंट फ्लो करके नहीं जाता तो उसी को हम बैलेंस बोलते हैं, बैलेंसिंग की कंडीशन बोलते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट गया हमारा उस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से। अब एक और तरीके से देखते हैं, जो वो सिमिट्री बताते हैं, वो सिमिट्री कहते हैं कि अगर इसमें ऐसी कोई लाइन हो, अगर ऐसी कोई लाइन हो जो इसमें इसके बाद फोल्ड करने पर ये इक्वल बन जाए, तो उसके एक साइड का सर्किट सोल्व कर दो। ठीक है, अगर ऐसी कोई लाइन हो हमारे पास, जैसे यहाँ पे है वो सीडी लाइन एक ऐसी है जिसके इधर और इधर ये सेम है, या इसको फोल्डेबल सिमेट्री व्यू कहते हैं, कि इसको ऐसे अगर फोल्ड करोगे तो वो दोनों एक उसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, यानी ठीक इस जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो इसको फोल्डेबल सिमेट्री भी वो बोलते हैं। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो आप आधे को एक साइड का सोल्व कर दो, उसको सीरीज मान करके बाकी उसका डबल कर दो, जस्ट ऐसा वो कहते हैं। देखो वहाँ पर भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है कि उन्होंने क्या किया है, सीडी को सीरीज में, सीडी का दोनों का पोटेंशियल सेम माना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप यहां से चलोगे, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसमें ऐसी सिमेट्री भी है, तो क्योंकि इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से करंट सेम जाएगा और आगे की रेजिस्टेंस सेम बन रही है, तो इसमें कोई पॉइंट पे आप पहुंचोगे जो ऐसे इक्वल आया है, परपेंडिकुलर जो पॉइंट आया है उन सभी पे पोटेंशियल सेम बनेगा। क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे कुछ था, वो क्योंकि रास्ता आगे सेम है, ड्रॉप बराबर हो रहा है, जितना ऊपर से ड्रॉप हो रहा है उतना नीचे से ड्रॉप हो रहा है, और दोनों साइड से क्योंकि सेम ड्रॉप हो रहा है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू सेम बनती रहेगी। जिस भी पॉइंट पे आप जाओगे जो सिमेट्रिकली लाई करता है उन सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। मतलब देखो, जो पोटेंशियल इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इसका आएगा वही सेम आएगा। जब आप जितना भी सिमेट्रिकली जंप करोगे उस पर हर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए सेम हो रहा है क्योंकि उसका रास्ते सेम थे और आगे रेजिस्टेंस सेम थी, इस वजह से इक्वल करंट चला और वो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये वो सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है। उन सबको सीखने का कोई फायदा नहीं है, आपको पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टंट था, उसमें कोई यूज नहीं उसका आगे होगा। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे काम आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखना, ये भी रेजिस्टेंस वाला। तो मोस्टली क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं वो सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करने के हैं। ये भी 10th क्लास में तो एक आध क्वेश्चन बोर्ड में अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये इक्विवेलेंट सर्किट वाले क्वेश्चन ना तो बोर्ड में आते, +2 के बोर्ड में आते इतने कॉम्प्लिकेटेड, ना तो ये वहाँ आते और ना ही ये कंपटीशन में आते। वहाँ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता है और इसमें और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसे ही बस किताब को भरने का एक तरीका है। हाँ, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं कि कैसे छोटे, हाँ एक छोटा पार्ट इसका आ सकता है, स्मॉल पार्ट, मतलब ये यूज़ हो जाए। बड़ा क्वेश्चन हो उसमें छोटी जगह पे ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगते हों तो वो लागू हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि भी इक्वल जाओगे तो पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा, ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट आप काम आ सकते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से आपको यही पूछ ले कि इस तरह का सर्किट सोल्व करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन भाई नहीं आया करता। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया लेवल पर चलता है, वो ऐसे नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या दिया गया, एक 4 ओम की रेजिस्टेंस ऊपर थी, यहाँ से जंप करके तार गई, इसके यहाँ पे 12 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से एक डायरेक्ट वायर गई, वो 6 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से फिर से 3 ओम गया और पीछे एक तार से डायरेक्ट जोड़ दिया गया। अब देखो, वैसे सामने से देखने पर ये नहीं लगेगा आपको कि ये चीज़ इसमें सीरीज और पैरेलल है कौन सा, वो दिख नहीं सकता, नज़र नहीं आएगा। तो दिख जाओगे तो बहुत बढ़िया है, दिख जाओगे अगर आप इसको फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे आपको नज़र नहीं आएगा तो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका जो है सिंपल कि हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। देखो किसने इसको, हमने इसको पकड़ लिया ऊपर वाले को, देखो ये टच नहीं कर रहे ना इसको, तो हम इसको यूँ इमेजिन करते हैं, तार ही तो है कि हमने इसको पकड़ा, यहाँ से उठाया और ऐसे खोल दिया, पकड़ा और यहाँ से उठाया और खोल दिया। जब इसको यहाँ से उठा के खोल दोगे तो ये 4 ओम कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये 12 ओम कैसे चलेगा, यहाँ पे चलेगा। अब आपको ये साफ दिखाई दे जाएगा इसमें कौन तो सीरीज है कौन पैरेलल है, क्योंकि ये तार तो कंडक्टिंग हो गई, तो ये कंडक्टिंग का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। तो एक तरीके से 6 और 3 हमारा पैरेलल में आ गया और 4 और 12 हमारा पैरेलल में आ गया। 6 और 3 का पैरेलल 2 और 4 और 12 का पैरेलल 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, ये 3 और ये 2, टोटल सम कितना बनेगा 5 ओम। तो ये चीज़ भी आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे अगर आपको वैसे दिख रहा हो कि ये चीज़ क्या है। ये एक तरीका था। एक और तरीका भी होता है, आप पोटेंशियल लिख के देख लो, उससे आपको दिख जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूँ तो मेरे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बना VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बना 12 ओम के भी VA बनेगा।
ठीक है। और ये अगर पॉइंट को बी मानूं तो ये वाला पॉइंट पोटेंशियल कितना बना, वी बी बनेगा, ये पोटेंशियल कितना बनेगा, वी बी बनेगा। अब अगर हम इस चीज़ को, इसका पोटेंशियल कुछ सी मान लेते हैं, इस वाले का पोटेंशियल सी मान लेते हैं, तो बी पॉइंट था, तो ये बन गया हमारा वी सी, और ये भी कितना बन गया, वी सी, क्योंकि पूरे तार पे जहाँ पे कनेक्टिंग वायर जहाँ तक जाती है वहाँ तक पोटेंशियल सेम जाता है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम। अब अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि इसका 4 ओम का पोटेंशियल वी ए माइनस वी सी है। ठीक ऐसे ही 12 ओम का पोटेंशियल भी वी ए माइनस वी सी है। तो 4 और 12 किस में हो गए, पैरेलल में। यही तो कंडीशन होती है पैरेलल की, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम बन जाए, वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। 4 और 12 किस में हो गया, पैरेलल में, बगैर हटाए इसको, उससे दिख रहा है हमको ये। अब इसके अक्रॉस कितना बना, वी बी माइनस वी सी, और इसके अक्रॉस भी कितना बन रहा है, वी बी माइनस वी सी। तो ये दोनों भी किस में हो गए, पैरेलल में। आगे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आप सोल्व कर लोगे। ठीक, तो ये था सीरीज पैरेलल ढूंढते कैसे हैं। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमको दिखाई दे तो कैसे, मतलब मेन तो आपको मैंने टेक्निक सिखाई है, ये छोटी टेक्निक यूज हो सकती है। क्वेश्चन आपसे पूरा ऐसा ही नहीं आया कि भाई आप सर्किट सोल्व कर दो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया करता इक्विवेलेंट वाला। तो समझ में आया भी कैसे दिखते हैं। दो टेक्निक थी, एक तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया आपको, और दूसरा आप उसको सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर सकते हो, तो उससे आपको नजर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखना ये क्वेश्चन भी है तो ऐसे सीधा ही, पर आपको अगर सीरीज पैरेलल दिख जाए तो फिर तो बहुत सीधा है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टर थी, शुरू में आर 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 ऐसे आर रेजिस्टर अरेंजमेंट थी, आपसे फिर से एक करंट पूछा गया था ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच में ये पंगा कर रहा है, इसका नहीं पता कि सीरीज में कि पैरेलल में। थोड़ा सा ध्यान अगर आप दो, या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने अभी बताया वो लगाओ, तो ये वाला आर और ये वाले आर के एंड कंडीशन एक ही जैसी हैं। ये भी इस तार पे जुड़ा हुआ है, ये भी इस तार पे जुड़ा हुआ है, तो इस तार को यहाँ पे जोड़ने की बजाय अगर मैं वहाँ जोड़ दूँ इस वाले आर को, तो साफ दिखाई देगा कि ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में है। अभी नजर नहीं आ रहा है, प्लायर से इसको काट दो, प्लास से काट दो इसको, यहाँ से तारों काटा, काट के कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या दिखाई देगा कि ये वाला आर और ऊपर वाला आर क्या हो गया, पैरेलल में। और आर आर का पैरेलल क्या होता है, r/2, तो r/2 ऊपर बन गया, ये आर हो गया हमारा, आर और r/2 सीरीज में आ गया, और ये बच गया आर, ये इस तार से डायरेक्ट जाके कहाँ जुड़ रहा है उस, मतलब ये सर्किट और वो सर्किट बात एक ही है। सिर्फ आपको मतलब थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करने से हमें अब साफ दिखाई दिया कि ये r/2 और ये r सीरीज में हो गया। इसका कितना बना, 3r/2, r प्लस r/2 का 3r/2 बन गया, और उसके पैरेलल में क्या है, r। आप सोल्व करोगे इसको r पैरेलल को, तो ये बनेगा 3r/5, तो इसके करंट आ जाएगा 3r/5। ठीक, शुरू के क्वेश्चन बहुत सीधे हैं उनके, उसके देखो बहुत सीधे तो नहीं है, लेकिन वो हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाती है कोई भी किताब। तो ये डीसी पांडे ही कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी एक बुक को उठाओ, मतलब मोस्टली कोई स्टैंडर्ड बुक जो भी हैं वो सारी सीक्वेंस में लिखी होती हैं। आप अगर न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करते चले जाओ, उनको सीखो, डिटेल में सीखो, पूरा डीप डेप्थ में। अगर उस तरीके से सीख जाओगे तो फिर आपको सारी थ्योरी वापस कवर हो जाएगी, आपको फिर से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि थ्योरी कभी पढ़ करके आप क्वेश्चन खाली उससे सॉल्व नहीं होता है, वो स्किल होते हैं। तो भी देखो क्या बना हमारा, नेक्स्ट क्या बनता है, एक और एक क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ वैसा ही है। इसमें ये आर 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 सारे इक्विवेलेंट आर है हमारे, सारे रेजिस्टेंस आर हैं, इसमें भी ए बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। तो आप ट्राई करो इसको, और अगर कर लिया हो तो फिर देखो फिर से जैसा ऊपर नजर आया था कि ये आर और ये आर पैरेलल में, तो ये आर और ये पैरेलल में हो गया, आर और आर, तो ये लिख दिया मैंने r/2, और ये आर और ये आर ऊपर पैरेलल में चले गए तो हो गया r/2। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कितना बन गया, सोल्व करोगे तो ये 3r/4 हो जाएगा। देखो इस केस में आप सिर्फ ऊपर वाला सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3r/2, और क्योंकि पैरेलल में दोनों तरफ सेम है तो हाफ हो जाएगा, बस 3r/4 आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको दिखने लग जाएंगी चीज़ें फिर तो आसान ही था। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखना, पर मेन बात ये होती है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, मतलब खाली आर इक्विवेलेंट निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हो, स्टैंडर्ड में पूछा गया हो, मतलब इतना सर्किट बना करके बोर्ड में भी नहीं आया और तो और। तो ये बना हमारे पास 1 ओम ऊपर रजिस्टर है, 2 ओम नीचे रजिस्टर है, 3 ओम यहाँ रजिस्टर है। ठीक है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ऐसे रजिस्टर है। क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में अगर पावर का रेशो निकालना हो, कितनी हीट डिसिपेट हो रही है तीनों में, उसका अगर रेशो निकालना हो तो वो क्या आएगा। करंट नहीं दिया था, खाली पावर का रेशो निकालना था, इन तीनों के रोज कैसा आएगा। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो, और आपको डिपेंड करता है कितना टाइम आप लेते हो सोल्व करने में। ठीक, आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन 30 सेकंड में सोल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल है। तो ये इजी में ही जाएगा, मॉडरेट में भी नहीं जाएगा, उस इजी कैटेगरी में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में सोल्व होना चाहिए। ठीक, और सोल्व हो जाएगा 30 सेकंड में अगर आपको बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यानी और प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं। कैसे, देखो मुझे क्या करना है, पावर निकालना है। पावर का मेरे पास तरीका होता है v² बाय r वाला।
ठीक है। नहीं तो तरीका होता है मेरे पास v²/r वाला, एक होता है i² वाला। तो i²r या v²r में से कौन सा यूज़ करूँ वो थोड़ी दिक्कत है। अगर आप देखो इसमें थोड़ा सोचो तो आपको इसकी तो मिल सकती है, दोनों की वोल्टेज तो सेम है, तो यहाँ से लग सकता है कि वोल्टेज वाला फॉर्मूला सही रहेगा, v² बाय r वाला फॉर्मूला सही रहेगा। लेकिन इसकी वोल्टेज कितनी होगी वो नहीं पता कि सीरीज में अगले के पास कितनी वोल्टेज आएगी, वो तब तक नहीं रह सकता जब तक टोटल ना पता हो हमें कितनी थी। जब तक टोटल ही नहीं मालूम है तो हम उसका आगे थोड़ी दिक्कत रहेगी कितना सोल्व करते हैं। तो बेस्ट तरीका करंट वाले तरीके से कि करंट निकाल लेते हैं। इसमें देखो जो करंट इसमें जा रहा है एक तरीके से वो इन दोनों में से बट के आया है, कुछ इसके पास गया कुछ इसके पास गया, दोनों में से वापिस ऐड हो गया और यहाँ पहुँच गया। अगर सिंपली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ i1 करंट गया होगा, यहाँ कुछ i2 करंट गया होगा, और टोटल करंट जो आई रहा होगा वही वापस कंबाइन हुआ और 3 में से वही जा रहा है। ठीक है, तो i1 i2 अगर रेशो मिल जाए तो हम i² वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हो तो आपको एक बात याद होगी कि इसमें करंट इनवर्स रेशो में चलता है। अगर दो चीज़ें पैरेलल में होंगी तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स रेशो में होता है। क्यों? क्योंकि देखो वोल्टेज तो सेम बनेगी। तो अगर मैं लिखता हूँ ऊपर वाले के लिए करंट गया i1, ये मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ i1, और उसकी रेजिस्टेंस है R1, तो वो वोल्टेज बना ऊपर वाले में। नीचे वाले में करंट गया I2, उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R2, तो ये भी सेम बनेगा। यहाँ से आप अगर निकालोगे तो I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 आ जाएगा, वो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अगर जब भी कहीं पे इनवर्स रिलेशन होता है, दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन होना हो और रिलेशन इनवर्स रहा हो, तो केस सिंपल होता है। अगर आपको I1 निकालना है तो आप R2 ऊपर रखो और नीचे रख दो दोनों का सम इनटू टोटल। ठीक, ये होता है। ये देखो मैं फिर से आपको मैंने कॉन्सेप्ट ही सिखाया है कि किस आधार पे ये चीज़ लिखी गई है कि वो टोटल का सम कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखोगे तो याद रख नहीं पाओगे, कितना दिन याद रखोगे। ये 4 तो फॉर्मूले यहाँ बनेंगे वोल्टेज का करंट का, और 4 फॉर्मूले बनेंगे कैपेसिटर वाले में, तो वहाँ से 8 तो यही हो गए 2 चैप्टरों में से, और भी क्वेश्चन और भी फॉर्मूले होंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उस पर मत जाओ, आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर इनवर्स रिलेशन हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरी चीज़ ऊपर आती है और टोटल सम कहाँ पे आता है, नीचे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए मुझे अब पता चला कि मुझे इसका करंट चाहिए तो I1²R इसकी हिट बनेगी, तो I1²R सीधा स्टेप ही वो लिखो, उसमें इसकी वैल्यू ऊपर आएगी डिवाइड बाय दोनों का सम नीचे, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू इसकी रेजिस्टेंस I²R बनेगा ना, उसकी रेजिस्टेंस बनेगी 1। अब इसमें करंट कितना आएगा 1/3, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ऊपर आएगी, तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 2 I²R I2²R। इसमें टोटल सम आएगा, टोटल सम कितना बनेगा 1, क्योंकि टोटल को I मान रहे हैं ना, तो टोटल रेशियो कितने बनेंगे, उसको I मानूँ तो ये I टाइम्स था, वैसे I मानूँ तो I²R इंटू 3, बस खेल खत्म। तो 4/9 2:9:3। आगे सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ये तो सिंपल था, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रेशो सिंपल दिखाई देगी 4:2:27। तो ये बनी हमारी एक रेशो इसकी कि कैसे सोल्व करते हैं, कितना हीट उसमें सॉल्व होगी। ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन आया पोटेंशियोमीटर का, अब इसको देखते हैं। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का। अब थोड़ा लेवल में आ रहे हैं क्वेश्चन, जिससे जेईई मेंस और नीट के लेवल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था, एक पोटेंशियोमीटर वायर थी, एक पोटेंशियोमीटर था जिसमें पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ थी L। पोटेंशियोमीटर में उसकी जो वायर होती है उसकी लेंथ थी L। तो एक कोई और हमारे पास सेल था E, कैपिटल E, उसकी बैलेंसिंग आ रही थी L/3 लेंथ पे, वो बैलेंस हो रहा था L/3 लेंथ पे। मतलब कोई पोटेंशियोमीटर है और उसकी लेंथ L हो वायर की, तो L/3 पे बैलेंस होता है E सेल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर उस जो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को L/2 और बढ़ा दिया जाए, L तो पहले से है, L/2 अगर और इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर सेम सेल कितनी लेंथ पे जाकर के बैलेंस होगा, फिर सेम सेल कितनी लेंथ पे जाकर बैलेंस होगा, कहाँ पे उसका बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसमें मैंने डायग्राम बनाया है और आपको थोड़ा बहुत सिखाया। पहला केस क्या बनेगा कि ये E1 था, मैंने लेट कर लिया कि जो हमारा जो ड्राइवर सेल है उसकी वैल्यू है E1, और जो वायर AB है उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L1, और यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आया हमारा L/3 पे, यानी कि ये लेंथ हमारी L/3 है। तो बाद में ये बढ़ करके थोड़ी 3L/2 हो जाएगी, कि L तो पहले से है, प्लस L/2 और जुड़ जाएगा तो 3L/2 हो जाएगी, वो बाद की लेंथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ जाकर के बैलेंस होगा, कितने लेंथ पे जाकर के बैलेंस होगा। तो आप ट्राई करो, अब मैं करता हूँ। देखो उन्होंने हमको कोई जो रेजिस्टर है एक्सटर्नल उसके बारे में बात नहीं, कैपिटल R के बारे में बात नहीं की।
तो वो इसमें हम मानेंगे नहीं, उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो बोलते कि ये कितना है तो हम मानते, तो ही हम उसको यूज़ करते। और वैसे भी अगर आप उसको मान के चलोगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वो कटेंगे नहीं। आप ट्राई करके देखना, आर लेके चलना, सॉल्व नहीं होगा। तो वहाँ से भी सब बातें आपको एक्सपीरियंस समझ में आएंगी कि कब चीज़ें हटानी है, कब से लेके चलनी है, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आएगा, और कोई सॉल्यूशन या और कोई सब्स्टिट्यूट इसका नहीं होता। तो अब देखो क्या बना कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से आंसर जल्दी निकालना है हमको, तो कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस केस में हो रहा है उतना दूसरे केस में होना है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो बदला नहीं। अगर ये नहीं बदला तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जितना भी रहेगा वो तो सेम रहेगा, पहले केस से मान लो, दूसरे केस से मान लो। तो पहले पता करता हूँ कि L/3 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो उसके लिए मुझे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम होना चाहिए कि पर यूनिट लेंथ कितना होता है। तो मैंने वो लिखा E1/L, क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले का जो था उसको मैंने L/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वो पोटेंशियल आ गया जो E का है, जितना पहले बैलेंस हुआ है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब एक तरीके से 5 × L1 आ गया, 5 × L1, और वो 5 × L2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेल तो वही है जो पहले यूज़ हो रहा था। तो अगले केस में जो 5 बन जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा, वो वही सेम सेल E1/3L/2 आएगा, कि लेंथ अब 3L/2 हो रही है। तो E1/3L/2 मल्टीप्लाई किया मैंने उसको x के साथ, ये मान के कि नया बैलेंस है शायद x पे कहीं आती होगी, तो ये हो गया हमारे पास 5 2 × L2। बस आगे से डायरेक्ट काट दो, 3/3 कट गया, आंसर आ जाएगा सीधा L/2। तो x कितना हो जाएगा हमारा L/2, यानी कि अब कहाँ बैलेंस होगा वो L/2 पे, यानी कि L/2 लेंथ के पास जाकर के उसकी बैलेंसिंग मिलेगी सेम सेल के साथ। क्लियर, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था। देखो अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्या है कि एक सेल है सेम पावर का, प्रोड्यूस करता है वो थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स। एक सेल है हमारे पास, मतलब उसकी ईएमएफ फिक्स हो गई, अगर एक ही सेल है तो ईएमएफ फिक्स हो गई है। अब वो सेम पावर प्रोड्यूस करता है दो अलग अलग रेजिस्टर के साथ। अगर R1 लेंगे तो भी सेम पावर, R2 लेंगे तो भी सेम पावर, यानी R1 में जो पावर प्रोड्यूस हुई है वही पावर R2 में प्रोड्यूस अगर होती है तो उस केस में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हुई तो आप जल्दी आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें टाइम लग जाएगा 4-5 मिनट, और 4-5 मिनट लग जाने के बाद वहाँ पे आदमी नर्वस हो जाता है, हाथ पैर फूल जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व होता ही नहीं है। ठीक, तो ये हो सकता है तो आपको कैलकुलेशन को पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा, मतलब पहले 15-20 सेकंड क्वेश्चन को प्लानिंग करो कि कहाँ पे जाना है, क्या तरीका अपनाना है, जिससे शॉर्टकट में जल्दी आंसर आ सके, और कोई ट्रिक नहीं होती। देखो तो पावर सेम प्रोड्यूस होनी है, भाई कंडीशन तो पावर वाली यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैंने वो जो पहले यूज़ की थी वही वाली यूज़ की I²R, क्योंकि करंट ही निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका क्या है, वोल्टेज तो पता भी नहीं R का कितना होगा, जाओगे वोल्टेज निकालोगे फिर से बात तो नहीं पढ़नी है। तो कितना बनेगा I²R, और I कितना होता है E/R+R1 पहले केस में, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट कितना बनता है, सेल अपॉन ये है ना, डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि मान लो जैसे हमारे पास ये सेल था, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसको हमने R1 के साथ अटैच कर दिया। अगर R को R1 से अटैच कर दोगे तो करंट कितना आएगा, फिर E/r प्लस कैपिटल R1 आएगा ना, तो वो I1 हो गया, ये पहले करंट आया, इसका स्क्वायर किया इंटू R1। ये हीट कब प्रोड्यूस हो रही है, जब इसके साथ था, या सेम पावर या पावर प्रोड्यूस हो रही है। दूसरे केस में R के जगह पे R2 आ गया, और इंटू R2 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल E1 स्क्वायर से स्क्वायर सॉरी कट गया ये। उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे गया, रूट लिया, रूट लेने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिखा है, फिर स्मॉल r कॉमन लिया और इसको यहाँ पे ले गया मैं यहाँ तक। उसके बाद R1 R2 को रूट R1 R2 इसमें से कॉमन निकाल लो, देखो यहाँ तक गए, एडजस्ट किया तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, इसमें से रूट R1 R2 निकाल लो, रूट R2 तो है बाहर आ गया, ये रूट R1 बच गया, काटा सोल्व किया, सीधा आंसर आया हमारा रूट ऑफ R1 एंड R2। तो इस तरह के क्वेश्चन वो बच्चा जल्दी कर सकता है जिसने इसकी क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस कर रखी हो और बाई चांस उसके रास्ते में आया हो, यही वो एडवांटेज होती है। एक आम बच्चा इसमें कम से कम 2 मिनट लेगा, अगर बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तो भी, तो वो 2 मिनट के करीब लेने वाला है। एक दूसरा बच्चा जिसने पहले क्वेश्चन कर रखा है, उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, मतलब स्टेप्स दिखते चले जाएंगे आगे क्या होते हैं, तो वो बच्चा इसको मैक्सिमम 30 सेकंड में कर सकता है। तो 30 सेकंड में जो 1.5 मिनट उसने बचाया है, उस 1.5 मिनट में वो और 5 क्वेश्चन कर लेगा। यही एडवांटेज तब मिलती है जब प्रैक्टिस की होती है। तो प्रैक्टिस में जो बच्चे होते हैं, जो किए होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं, इसलिए उनका स्कोर बढ़िया आता है। अगर आप पहली बार क्वेश्चन जाके वहीं देखोगे तो आप सोल्व तो कर सकते हो, लेकिन फिर 3 घंटे में पेपर नहीं होता, वो टाइम ज़्यादा चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, कुछ मैंने क्वेश्चन उठाए थे, लगभग 10 क्वेश्चन आज उठाए हैं।
कुछ और मैं अगली वीडियो में करूँगा। जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इन सब का कॉन्सेप्ट को सीखो और बस इतना आपको समझ में आ जाए बहुत है, फिर अगले क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, धीरे धीरे चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।